बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री लेके आए हैं जो किसके अंतर्गत है, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत है। और इसमें कौन सा विषय लेके आए हैं आज आपके लिए? विषय विज्ञान और कक्षा 8वीं सत्र 2022-23 के लिए। चलिए देखते हैं इसमें विज्ञान में क्या दिया हुआ है। विषय विज्ञान है, खंड ब है। इसमें क्या दिया देखते हैं। अध्याय 12 में दिया है पादप में जनन। इसका जो लर्निंग आउटकम है S709 और S713। इसके विषय वस्तु के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय दिया गया है, इसे पढ़ लेते हैं हम। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है। देखिए, अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। माता पिता से संतति का जन्म और जनन कहलाता है। पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है। जैसे जनन की विधियां बताया। देखिए, पादप के विभिन्न भागों के बारे में हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। अधिकांश पादपों में मूल, तना, पत्तियां होती हैं। अधिकांश पादपों में क्या होती है? मूल, तना और पत्तियां होती हैं। यह पादप के कायकी अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। अपने वसंत ऋतु में आम के वृक्ष को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं। हम फलों को खाते हैं और बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नए पादप को बनाते हैं। पुष्प पादप में जनन का कार्य करता है। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। देखिए, किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। और आगे देखते हैं क्या दिया है। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इसमें जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। इसके बाद देखिए क्या दिया है, कायिक प्रवर्धन। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती तथा कली यानी मुकुल जैसे किसी कायिकी अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूँकि जनन पादप के कायिकी भागों से होता है, अतः इसे कायिकी प्रवर्धन कहते हैं। क्रियाकलाप 1 दिया है, देखते हैं क्रियाकलाप 1 में क्या दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती हैं। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। इस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है चित्र इसका। फिर क्रियाकलाप 2 देखिए, इसमें क्या दिया है। एक ताज़ा आलू लीजिए। आपको इसमें आवर्धक लेंस की सहायता से कलिका या कलिकाएँ दिखाई दे सकती हैं। छत चिन्ह की आँख भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिनमें से प्रत्येक में एक आँख अवश्य हो और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उसी स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए। कुछ दिनों बाद आलू के टुकड़ों को खोदकर निकालने पर हम देखेंगे कि टुकड़ों में आँख पर से नया पादप अंकुरित हो जाता है। देखिए, यहाँ पे आलू का ना आप देखते भी होंगे बाज़ार में या अपने घरों में भी देखते होंगे कि आलू कैसे हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। बायोफिल्म पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं। किसमें? बायोफिल्म में पत्ती के किनारे गर्त में कलिकाएं होती हैं। चित्र 12.4 यदि में देख सकते हैं। यदि इस पादप की पत्ती में आर्द्र मृदा पर गिर जाए
यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका को क्या कहते हैं, मुकुल भी कहते हैं, नए पादप को जन्म दे सकती हैं। ये देखिए चित्र दिया हुआ है। यदि पत्ती कहाँ गिर जाए, मृदा पर गिर जाए, तो वे नए पादपों को, देखिए नए पादपों को क्या करती है, जन्म देती हैं। कुछ पौधों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं, उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया या डहेलिया। इसके बाद आपको दिया मुकुलन। आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा है, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इसके लिए पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन, या अर्थात गुणन मीन्स क्या होता है, जनन करने लगते हैं। ईस्ट एक एकल कोशिका जीव है। क्रियाकलाप 3 देखते हैं। बेकरी से ईस्ट केक या केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर लेकर उसे ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। उसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर जल में घोलकर पात्र को कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे बाद द्रव की 1 बूंद कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में देखने पर हम नई ईस्ट कोशिका को देख सकते हैं। ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले को छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। इसका चित्र भी दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये ईस्ट कोशिका है, फिर विकसित होता है मुकुल के रूप में, फिर नवीन मुकुल होता है और फिर ये मुकुल श्रृंखला बन जाती है। तो इस प्रकार से इसका दिया है। फिर आता है आपका खंडन क्या दिया आपने, तालाबों तथा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग की औपंकी यानी गुच्छे फिसल, जिसे क्या कहते हैं, फिसलनदार तैरते हुए देखने को देखे होंगे। यह शैवाल है। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। यह खंड अथवा टुकड़े में नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। इसके बाद आता है आपका बीजाणु निर्माण। डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। जब बीजाणु निमुक्त होते हैं तो यह वायु में तैरते रहते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। अनुकूलन परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस और फर्न जैसे पदार्थों में भी जनन बीजाणु द्वारा होता है। इस प्रकार ये बीजाणु कैसे जनन होता है, ये आपको पत्ती के माध्यम से यहाँ बताया गया है। बीजाणुधारी पुंज। नेक्स्ट अगला देखते हैं आगे क्या दिया, लैंगिक जनन। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग हैं। तो ये उनका चित्र दिया है पुंकेसर का और स्त्री केसर का, जिसमें परागकोश, पुतंतु, वर्तिका, बीजांग, अंडाशय ये दिए हुए हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु होते हैं। परागकोश में परागण होते हैं, परागकण होते हैं जो नर युग्मों को बताते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्म और अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मों के युग्मन से युग्मजन बनता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका परागकणों का परागकोश के से पुष्प में वर्तिकाग्र पर
स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प में वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। देखिए यहाँ पे स्वपरागण और परपरागण के बारे में बताया गया है, उसके चित्र दिए हैं। ये वर्तिका है, ये पराग कोश है और इस प्रकार से ये इसका विवरण दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। परपरागण कहते हैं। फिर इसके बाद निषेचन आता है। नर तथा मादा युग्मों के युग्म से बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मों का युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण और विकसित होता है। इस प्रकार से उसका चित्र भी दिया है, देख सकते हैं। फल और बीज का विकास। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाते हैं, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फर के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। इसके बाद बीज का प्रकीर्ण दिया है। तो प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्ण के कारण होता है। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्ण जल और जंतुओं द्वारा होता है। इसके बाद अभ्यास वर्कशीट 1 देखते हैं। इसमें क्या दिया है? पादपों में कायिक अंगों के नाम बताइए। तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं, ये पादप के कायिकी अंग कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, जनन क्यों आवश्यक है? अपने वंश तथा प्रजाति को बनाए रखने के लिए जंतु और पादप के लिए जनन आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में क्या है? पादपों में जनन कितने प्रकार से होता है? जनन की मुख्य विधियों के नाम लिखिए। पादपों में जनन 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 4 दिया है, मुकुलन को समझाइए तथा यह किस प्रकार के पादपों में होता है, उदाहरण दीजिए। मुकुलन एक कोशीय जीवों में होता है। मुकुलन किस में होता है? एक कोशीय जीवों में होता है। इसमें एक मुकुलन निकलता है जो बाद में अलग होकर एक स्वतंत्र जीव बन जाते हैं, जैसे ईस्ट। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 है, क्या है? शैवालों में खंडन द्वारा जनन किन परिस्थितियों में और किस प्रकार होता है? तो इसका उत्तर है, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। 2 या अधिक खंडों में बंटकर स्वतंत्र जीव बन जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का उत्तर आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो पार्ट कौन सा था, पादप वाला, उसकी वर्कशीट 1 और पार्ट का जो डिटेल था, संक्षिप्त विवरण था, वो आपको समझाए। पार्ट का नाम क्या था या अध्याय कौन सा था आपका? अध्याय 12 पादप में जनन। यदि यह पार्ट का जो संक्षिप्त परिचय और वर्कशीट 1 समझा है, ये समझ आई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। अब इसके बाद हम आपके लिए इसी के आगे वर्कशीट 2, 3 लेके आएंगे और 100 आकलन लेके आएंगे। ठीक है बच्चों।